औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जी इलास्टिसिटी। जनाब, इलास्टिसिटी है क्या? इसको उर्दू में लचक कहते हैं। गचक नहीं कहना, लचक कहना है, ठीक है। गचक का मतलब पता क्या होता है? नहीं, कभी नहीं खाए गचक? गुड़ होता है और वो उसकी छोटी छोटी टिकिया बनी हुई होती हैं और वो बड़ी मजे की होती हैं। इलास्टिसिटी क्या है, इसके बारे में जानते हैं और फिर आगे चलते हैं। इलास्टिसिटी उर्दू में कहते हैं लचक। लचक क्या होती है? अब मैं आपके सामने दो चीजें रखता हूं। एक है रबड़, ठीक है, इलास्टिक जिसे कहते हैं ना, इलास्टिक, और स्टील की रॉड है, सरिया, ठीक है। बताएं इनमें से ज्यादा इलास्टिक कौन है? किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, रबड़ की या स्टील की? रबड़। हाँ जी, रबड़ की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको पता ही नहीं है इलास्टिसिटी होती क्या, तो आप कैसे कहते हैं रबड़ की ज्यादा? जनाब गौर से सुन लें, आज इनर्शिया की डेफिनेशन बता दें। द प्रॉपर्टी, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट। क्यों इतनी लंबी डेफिनेशन बता दें? द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मोशन की स्टेट, चाहे बॉडी मूव कर रही है ना वेलोसिटी से, मतलब द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। मूव करती बॉडी भी कोई धक्का मारो, वो भी धक्का मार दी है, ऐसा ही है। तो जनाब, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी इज इनर्शिया। जनाब गौर से सुन लेना। अब अगर एक बॉडी जो है वो ज्यादा रेजिस्ट करती है अपनी वेलोसिटी में चेंज के खिलाफ, तो उसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब अपनी वेलोसिटी को बरकरार रखने की एबिलिटी भी ये ज्यादा रखती है, तो मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी, याद है ना? अब जरा बात गौर से सुनना। सेम डेफिनेशन, वही डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट। बॉडी की अहलियत, अरे सुन रहे हो? तो बच्चे, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट, किसी जिस्म में क्या करने की? कुव्वत लगाने की, रोकने की अहलियत। किसको? एनी चेंज, किसी भी बिगाड़ को, इन इट्स शेप और साइज इज कॉल्ड। अब रबड़ की शेप आप चेंज करते हैं तो आपको ज्यादा फोर्स चाहिए रबड़ की शेप को चेंज करने के लिए, कम? और स्टील की शेप को चेंज करने के लिए? अब मुझे बताओ, अपनी शेप को बरकरार रखने की एबिलिटी रबड़ में ज्यादा या स्टील में? रेजिस्ट कौन ज्यादा कर रहा है अपनी शेप में खिलाफ, चेंज के खिलाफ? स्टील। तो भाई वो ज्यादा इलास्टिक। इलास्टिसिटी होती है शेप को रीटेन करने की एबिलिटी। कि कौन है जो अपनी शक्ल को बरकरार रखने की ज्यादा अहलियत रखता है, उसकी लचक भी ज्यादा है। अब समझो, आपकी दुनिया ही उलट। अपनी शक्ल को बरकरार रखने के लिए जो बॉडी ज्यादा फोर्स लगाएगी, असल में लचक तो उसकी ज्यादा होगी ना। इलास्टिसिटी शेप को बरकरार रखने या मेंटेन रखने की एबिलिटी है। आप कहते हैं नहीं, रबड़ वापस जल्दी चली जाती है, वापस जाती है, तो वो नहीं बेटा, ये लचक नहीं। लचक क्या होती है? कि अपनी शक्ल को बरकरार रखने की एबिलिटी किस बॉडी में ज्यादा है।
और जिस बॉडी में अपनी शक्ल को बरकरार रखने की एबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा रेजिस्ट करेगी अपनी शेप में या साइज में चेंज के खिलाफ। नहीं समझ आ गया? तो इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा हुई? इलास्टिसिटी आपको बताएगी विच बॉडी विल रेजिस्ट मोर। नहीं समझ आ? विल रेजिस्ट मोर अगेंस्ट द चेंज इन इट्स शेप आर विच बॉडी विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस। कौन सी बॉडी ज्यादा रेजिस्ट करेगी, ज्यादा अपोजिशन ऑफर करेगी? जो ज्यादा इलास्टिक होगी। स्टील है जो भी है, मुझे नहीं पता इसका। डेंसिटी कल बता दिया था। एल्यूमिनियम की कम जहाज बनाने में इस्तेमाल होगी। नहीं समझ आया? क्या सोडियम से जहाज बना सकते हो? उसकी इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा, लिहाजा मेटल वो यूज करनी है जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा हो, अपनी शेप को बरकरार रखने की अहलियत क्या हो, ज्यादा हो। अब समझ आया? तो कौन सी बॉडी सख्त है और कौन सी नरम है, कौन बताएगी? जो ज्यादा सख्त होगी उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी, सख्त नहीं होगी, ज्यादा होगी। उसकी शेप को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होगी। समझ गए हो? इलास्टिसिटी, we know that the length of a rubber band increases on stretching it। आपको पता है नहीं पता? जो रबर बैंड की लेंथ है वो उसको खींचने पे बढ़ जाती है। सिमिलरली इसी तरह द पॉइंटर ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग देख रहे हो, मास स्प्रिंग देखा है? वो जो स्प्रिंग बैलेंस है, खींचो तो स्प्रिंग, जो पॉइंटर है किसका ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज लोअर्ड, वो नीचे हो जाता है व्हेन ए बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, उसके साथ जब किसी जिस्म को लटकाया जाए। इट इज बिकॉज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इनसाइड द बैलेंस। ये ऐसा इसलिए कि जो बैलेंस के अंदर स्प्रिंग की लेंथ है इंक्रीज कर जाती है डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द सस्पेंडेड बॉडी। किस पर इन्हिसार करते हुए? सस्पेंडेड बॉडी के वेट पर इन्हिसार करते हुए। अगर वेट ज्यादा होगा तो लेंथ में इजाफा भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर वेट कम होगा तो लेंथ में इजाफा भी कम होगा। प्रॉब्लम किसी को? लुक एट द पिक्चर 7.22। व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। ऑब्जेक्ट्स को क्या होगा उन फोर्सेस की वजह से जो इन पर अमल कर रही हैं। इसको खींचोगे इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। ऊपर को खींच रहे हो तो ये हिलना शुरू कर देगा और ये भी तख्ता हिलना शुरू कर देगा। ऐसे ही नहीं? द अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस, सुन रहे हो? वो अमली कुव्वत दैट चेंजेस, जो तब्दील कर दे किसको? शक्ल को, लेंथ को, लंबाई को और वॉल्यूम या हजम को। इसके लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूं साइज को। साइज में लेंथ भी आती है, एरिया भी आता है, वॉल्यूम भी आता है। ठीक है? द अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस द शेप और साइज ऑफ ए बॉडी और सब्सटेंस इज कॉल्ड, हाँ जी, डिफॉर्मिंग फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर हालतों में, द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज। बॉडी स्प्रिंग वापस चला जाता है ना। ज्यादातर हालतों में बॉडी अपनी ओरिजिनल शक्ल में, अपनी असली शक्ल में या अपनी असली जिसामत में वापस चली जाती है। एज सून एज, जैसे ही द डिफॉर्मिंग फोर्स, जो बिगाड़ की कुव्वत है, इधर रिमूव उसे डाल दिया जाता है। ऐसा ही है। तो बच्चे गौर से सुनना, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू अपोज। अब बॉडी वापस क्यों जाती है? अपनी इलास्टिसिटी की। अब आपको पता है बॉडी के एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। बॉडी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्ड्स की कुव्वत है ना, वो एटम्स को दूर नहीं होने देती, वो खींचकर वापस ले जाती। अब अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो बॉडी वापस चली जाएगी। नहीं समझ आ? बॉडी उतना तेजी से वापस चली जाएगी। समझ आ? और अगर वो वीक होंगी तो हो सकता है बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो। क्लियर हुआ? तो द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू अपोज, किसी जिस्म की अहलियत क्या करने की? अपोज करने की, मुखालफत करने की। एनी चेंज, किसी भी तब्दीली को, इन इट्स शेप और साइज इज कॉल्ड इट्स इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रीस्टोर, पहले वाली मुझे अच्छी लगती है और ज्यादा समझ भी आती है सबको। तो क्या द प्रॉपर्टी, वो अहलियत या वो सलाहियत या वो खूबी
या वो सिफ्त ऑफ ए बॉडी किसी जिस्म की टू रिस्टोर अपने आप को बहाल करने की इस ओरिजिनल साइज अपनी असली जिसामत को एंड शेप भी अपनी असली शक्ल को एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट, जैसे ही उस पर अमल करने वाली जो बिगाड़ की कुव्वत है वो बंद हो जाए, उस पर अमल करना इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। सीजेस का मतलब बंद हो जाना, रुक जाना, उसे हटा दिया जाए। स्प्रिंग को खींचे तो छोड़ो के वापस आ जाएगा, ऐसा ही है ना। तो डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूव करने पे अगर कोई बॉडी वापस किसी बॉडी की अपनी शेप को रीस्टोर या साइज को रीस्टोर करने की एबिलिटी, अब वो क्यों होती है, वो उसके एटम द मॉलिक्यूल्स की कशिश की फोर्सेस की वजह से उसमें एहलियत होती है कि उसकी शेप करे, रिटेन रहे। तो ये जो एहलियत है अपनी शेप को रिटेन करने की एटम द मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, इसको इलास्टिसिटी। ठीक है। स्ट्रेस क्या है? प्रेशर याद है? प्रेशर फोर्स अगर किसी लिक्विड की सरफेस पे लगे, अब गौर से सुनना, फोर्स अगर सरफेस पे लगे, ठीक है, तो जो उसका असर है हम उसको प्रेशर कहते हैं। फोर्स ऑन यूनिट एरिया और ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, या किसी गैस की सरफेस पे पिस्टन के जरिए से लगाते नहीं लगाते, तो फोर्स वहां पे फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए फ्लूइड, उसे प्रेशर कहते हैं। लेकिन याद रखना ये स्ट्रेस क्या है बच्चे, ये भी प्रेशर है, लेकिन किसी सॉलिड बॉडी की सरफेस पे जो फोर्स लगती है होती वो भी फोर्स बट यूनिट एरिया है, F डिवाइडेड बाय A है, लेकिन हम इसको प्रेशर नहीं कहते, हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। है वही चीज, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका भी यूनिट। ठीक है। तो स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग व्हाट? डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस का ताल्लुक है किसके साथ? फोर्स के साथ, जो कि प्रोड्यूस करती है बिगाड़। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस या एट द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, वही बात है, फोर्स बटा एरिया। लेकिन प्रेशर नहीं कहना, स्ट्रेस कहना, क्योंकि फॉर द सॉलिड्स इट इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्लियर हो गया? अच्छा, अब टेंशन याद है आपको? टेंशन, रस्सी के अंदर टेंशन, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड, बाय ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। तो जनाब स्ट्रेस की किस्में हैं, एक होती है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल निकला टेंशन से, वो स्ट्रेस जो किसी बॉडी की सिर्फ किसको चेंज करे? लेंथ को चेंज करे, उसे टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। टेंसाइल निकला टेंशन से, समझ आया? नहीं यार? अच्छा, एक होती है वॉल्यूमेट्रिक, जो वॉल्यूम को चेंज करे, साइज को चेंज करे। एक सिर्फ लेंथ को चेंज करेगी, एक किसको चेंज करेगी? वॉल्यूम को चेंज करेगी, और एक सिर्फ शेप को चेंज करेगी, साइज को चेंज नहीं करेगी। तो तीन किस्में हैं इसकी स्ट्रेस की। तो आपके कोर्स में सिर्फ टेंसाइल की बात होती है, बाकी दो की बात, तो मैंने टेंसाइल आपको बता दिया कि स्ट्रेस दैट चेंजेस द लेंथ ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर हो गया? द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला क्या? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, वही प्रेशर वाला फार्मूला। इन ऐसा यूनिट, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी बात समझ आ गई। स्ट्रेन क्या होती है? अब जब किसी बॉडी पर स्ट्रेस अमल करेगी तो बॉडी की शक्ल में बिगाड़ आएगा नहीं आएगा? या लेंथ चेंज होगी, या वॉल्यूम चेंज होगा, या शक्ल चेंज होगी। साइज, लेंथ और वॉल्यूम, साइज ही तो है, या शक्ल तब्दील हो जाएगी। तो व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट मे चेंज इट्स लेंथ, उसकी लेंथ चेंज कर सकती है, सुन रहे हो? वो उसका वॉल्यूम चेंज कर सकती है, वो उसकी शेप चेंज कर सकती है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ए कंपैरिजन ऑफ सच ए चेंज कॉज्ड बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ। अब गौर से सुनना, क्या किसी बॉडी की शेप में जो बिगाड़ आ रहा है बाय द स्ट्रेस, ए डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द शेप और साइज ऑफ ए बॉडी एज कंपेयर्ड टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। मैं ये कहूंगा स्ट्रेन एक ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी है, गौर से सुन लेना, एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी रेशो है, एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो आपको यह बताता है कि हाउ मच डिफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। एक बॉडी की शेप में या साइज में कितनी डिफॉर्मेशन आई है एक स्ट्रेस के लगाने के बाद या एक फोर्स के लगाने के बाद। हाउ मच डिफॉर्मेशन इज
प्रोड्यूस इन द बॉडी। अब वो कैसे निकालते हैं? तो बच्चे आपने क्या करना है, देखें मेरे पास एक रॉड थी, उसकी लेंथ क्या थी जी? L0 ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। हमने उस पर लगाई फोर्स, उसकी लेंथ में इजाफा हो गया, यहां तक ओरिजिनल थी, यहां तक क्या थी, और ये उसमें क्या होगा, मैं इस लेंथ को क्या देता हूं, ये L है जो चेंज हुई है। पहली L0 थी, दूसरी जो चेंज है वो क्या हो गई, L हो गई। L में से L0 निकालूं तो डेल्टा L आ जाएगा, आपके पास कितना चेंज आया, बढ़ी हुई लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ माइनस कर लो तो आपको पता चल जाएगा लेंथ में कितना चेंज आया। इसको ऊपर रख लो और ओरिजिनल लेंथ को नीचे रख लो, ये है स्ट्रेन। अब इसका यूनिट में मीटर और नीचे वाला कभी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, इसका यूनिट नहीं होता, इसका स्ट्रेन का। अभी भी नहीं समझे, स्ट्रेन क्या, चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर बॉडी की पहली लेंथ क्या L1, सुन रहे हो, और उस पर फोर्स लगाने के बाद जो उसकी दूसरी लेंथ आई है वो क्या है L2, ये चेंज्ड लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ है, लेकिन चेंज कितना आया तुम्हें पता है, जो चेंज लेंथ है वो ज्यादा है, उसमें से ओरिजिनल को माइनस करो, आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा L। आपने पता करना जनाब ये L2 क्या है, तो असल में L2 जो है ये क्या है, ये L1 में डेल्टा L को ऐड करने से है, और ये डेल्टा L क्या है, ओरिजिनल लेंथ में चेंज है, तो फिर आपको क्या मिलेगी, L2 मिलेगी। अभी भी नहीं समझे, क्लियर हुआ? तो इफ स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। ऐसी स्ट्रेन को हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। समझो? तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, चेंज इन लेंथ क्या, डेल्टा L बाय L ओरिजिनल। डेल्टा L क्या, चेंज लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये इसके बराबर है ना। तो ए मैथमेटिकल क्वांटिटी दैट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, जो हमें डिफॉर्मेशन के बारे में बताती है। किसके बारे में? डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द शेप और साइज ऑफ ए बॉडी में के बारे में हमें बताती है। क्लियर हो गया? If stress produces a change in the length, then the stress is called tensile stress and the strain is called tensile strain. Its mathematical form is, मतलब पूछे tensile strain क्या, आपने कहना change in length divided by original length is called, फार्मूला डालना। strain has no unit, ये बिगाड़ है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्यों? इट इज सिंपली a ratio, ये एक रेशियो है बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी, दोनों लेंथ्स के दरमियान में रेशियो, तो यूनिट कोई नहीं होगा। टेम्परेरी डिफॉर्मेशन क्या होती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या होती है, आपने एक स्प्रिंग को पकड़ा, छोड़ा, वापस चला गया, पकड़ा, छोड़ा, खींचा, छोड़ा, अब आपने पकड़ के इतना ज्यादा खींच दिया, छोड़ा और वो वापस, यह परमानेंट डिफॉर्मेशन। छोड़कर अगर जो डिफॉर्मेशन रिकवर हो जाए, दैट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन विच वैनिशेस, बिगाड़ की वो किस्म जो गायब हो जाए। When stress is removed, जब आप स्ट्रेस को हटा दें बॉडी से, is called temporary deformation। उससे वक्ती बिगाड़ कहते हैं, उससे वक्ती बिगाड़ कहते हैं, आरजी बिगाड़ कहते हैं। सुन रहे हो? परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट का मतलब होता है मुस्तकिल बिगाड़, हमेशा हमेशा का बिगाड़। दैट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन विच डज नॉट वैनिश, ऐसी डिफॉर्मेशन जो सर लगा था चेयर पे, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आई थी, इसलिए बिगाड़ गायब हो गया। अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती तो फिर क्या होता, वो बिगाड़ गायब। याद आया कुछ? बस यही याद रखना, दैट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन विच डज नॉट वैनिशेस, वो डिफॉर्मेशन जो वैनिश गायब नहीं होती। When stress is removed, जब बच्चे जो बिगाड़ की कुव्वत है वो रिमूव की जाए, इसका परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब प्यारे बच्चों, इलास्टिक लिमिट क्या है, इस बात को सुन रहे हो? गौर से सुनना। आपने एक बॉडी पे, अब मैंने इलास्टिसिटी की क्या डेफिनेशन बताई थी कि द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू अपोज करने का मतलब टू अप्लाई द फोर्स अगेंस्ट द चेंज इन द शेप और साइज। क्लियर हो गया? अब एक बॉडी जब तक, गौर से सुनना,
वो मैक्सिमम फोर्स जो एक बॉडी अपनी शेप को बरकरार रखने के लिए लगाती है, अगर आप उससे भी ज्यादा फोर्स लगा दें तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म होगी नहीं होगी? मैंने यही कहा, समझ आया नहीं यार? वो मैक्सिमम फोर्स, ये इलास्टिसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है। इलास्टिसिटी की एक बॉडी अपनी शेप को बरकरार रखने के लिए कितनी फोर्स लगाती है? द मैक्सिमम फोर्स दैट ए बॉडी अप्लाइज टू मेंटेन इट्स शेप और साइज, बट उस फोर्स से ज्यादा फोर्स बॉडी, आफ्टर दैट बॉडी इज परमानेंटली डिफॉर्म। बॉडी फिर अपनी शेप को मेंटेन नहीं रख पाती, साइज को मेंटेन। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक तो बॉडी बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, अब अगर आप उससे ज्यादा लगा देंगे तो बॉडी के पास अब वो फोर्स नहीं है जो आप लगा रहे हैं, उसका मुकाबला करने की फोर्स। जी समझ आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैक्सिमम फोर्स जो बॉडी लगा सकती है, अगर आप उससे ज्यादा लगा दें तो बॉडी उसे विदस्टैंड, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, विच ए बॉडी कैन विदस्टैंड, स्ट्रेस की वो मैक्सिमम अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ए बॉडी कैन, विच ए बॉडी कैन विदस्टैंड, जो एक जिस्म जो है बर्दाश्त कर सकता है विदाउट अंडरगोइंग, सुन रहे हो? कैन विद स्टैंड का मतलब बर्दाश्त करना, विदाउट बगैर, अंडरगोइंग परमानेंट डिफॉर्मेशन, बगैर हुए, अंडरगोइंग का बगैर हुए परमानेंटली डिफॉर्म, मुस्तकिल तौर पर बिगड़ जाना, मुस्तकिल तौर पर बिगड़े, इस कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, उस कुव्वत को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। उसके बाद बॉडी क्या हो जाती है? परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। क्लियर हुआ? अच्छा जी, तीसरा क्या है? मैंने पहला कहा था, पहला होता है स्ट्रेस की तीन किस्में हैं, एक को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरे को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक या कंप्रेशनल स्ट्रेस, और तीसरे को कहते हैं शियर स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेस? उससे सिर्फ शेप चेंज होती है। क्या चेंज होती है? साइज चेंज नहीं होता। बात समझ आ गई है? तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस व्हिच चेंजेस द लेंथ ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस व्हिच चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और द कंप्रेशनल स्ट्रेस। सुन रहे हो? एंड दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस व्हिच चेंजेस ओनली द शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेस। Similarly, strain at that type of strain which is due to the change in length of the body is called the tensile strain, and that type of stress which is produced by the volumetric stress is that type of strain which is produced by the volumetric stress is called the volumetric strain, and that type of strain which is produced by the shear stress is called shear strain. Strain बिगाड़ है। क्लियर हुआ? जनाब हुक्स लॉ क्या कहता है? बड़ी मजे की चीज है हुक्स लॉ भी। क्या कहता है जरा सुनिए इसको भी। It has been observed that the deformation in the length of the volume or the shape of a body depends upon the stress acting on the body. ऐसा ही आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे डिफॉर्मेशन भी क्या आएगी? स्ट्रेस ज्यादा तो स्ट्रेन भी नहीं। समझ आया? फोर्स ज्यादा तो बिगाड़ भी ज्यादा। समझ आया? अब भाई हुक्स लॉ ये कहता है कि जो बिगाड़ आता है ना बॉडी की शेप में, जो टेम्परेरी बिगाड़ है, वो कब तक होता है? इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते रहते, कि बॉडी मैक्सिमम जितनी फोर्स लगा सकती है अपनी शेप को बरकरार रखने के लिए, उसके अंदर रहते रहते अगर आप उसके बराबर या उससे कम फोर्स लगाएं तो फिर जो स्ट्रेन होता है वो स्ट्रेस के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया? इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट, ये बात जो है देखने में आई है, ये बात देखने में आई है कि जो डिफॉर्मेशन होती है किसी भी बॉडी में, या जो स्ट्रेन होती है वो स्ट्रेस की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो हुसला ये कहता है कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, स्ट्रेन क्या इफेक्ट है, स्ट्रेस क्या कॉज है, वजह कौन बनता है? स्ट्रेस लगेगा तो स्ट्रेन आएगा ना। तो द स्ट्रेन जो बिगाड़ आता है किसी बॉडी के अंदर, इन ए बॉडी बाय स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। लेकिन शर्त यह है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी ये काम हो। अगर स्ट्रेस की जो क्वांटिटी है वो इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम अपोजिशन ऑफ द बॉडी से बढ़ गया तो फिर उसला एप्लीकेबल नहीं। ये डिफॉर्मेशन, ये जो स्ट्रेन है ये टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, परमानेंट नहीं। इलास्टिक लिमिट समझ आ गया ना? नहीं समझ आया? वो लिमिट
जिसके अंदर अंदर फोर्स की वो लिमिट जो बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं लाती, उस लिमिट के अंदर रहते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन ए बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज, सुन रहे हो, टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। जो स्ट्रेन किसी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, आप ये कहते हैं स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, ठीक है। थस ये भाई उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ऐसा ही है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, नहीं आएगा। इस कांस्टेंट को अल्लाह वालों इलास्टिसिटी का कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट ये आपको बताएगा इलास्टिसिटी किसके बारे में, दिस इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या, किसी चीज का सख्तपन, हम कहते हैं लचक, किसी चीज की अपनी शेप को बरकरार रखने की अहलियत, ये उसकी इलास्टिसिटी होती है। अब आप गौर से सुनना, सुनते जाना सुनते जाना। इलास्टिसिटी किसके बराबर आ गई, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के बराबर है, कांस्टेंट। हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ डिफॉर्मेशन, तमाम डिफॉर्मेशन पे अप्लाई हो सकता है, एंड ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, और हर किस्म के मैटर में, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे विद इन सर्टेन लिमिट। लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट। दिस लिमिट टेल्स द मैक्सिमम स्ट्रेस, आप समझ आया, दैट कैन बी सेफली अप्लाइड ऑन द बॉडी, जिसको आप सेफली मतलब बगैर किसी नुकसान के हम उसे अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बॉडी विदाउट कॉजिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन इन इट्स लेंथ, इन इट्स वॉल्यूम और शेप। इन अदर वर्ड्स, इट इज ए लिमिट विद इन विच ए बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। आप समझ आया, वॉल्यूम और शेप आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। नहीं समझ आया कि ये वो लिमिट है जिसके अंदर अंदर जो है फोर्स की वो लिमिट जिसके अंदर अंदर बॉडी जो है परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होती। ए बॉडी इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड एंड इज अनएबल टू रीस्टोर और रिकवर इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के बाद जो है, ठीक है जनाब। यंग्स मॉडुलस क्या है, इसे इलास्टिसिटी मॉडुलस भी कहते हैं। एक होता, एक है यंग्स मॉडुलस, ठीक है, एक है बल्क मॉडुलस, ठीक है। अब ये बल्क मॉडुलस क्या है, एक है शियर मॉडुलस। तो ये तीन टाइप्स है इस मॉडुलस की। असल में ये क्या, इलास्टिसिटी कांस्टेंट है। यंग्स ने इसे निकाला था तो उसके नाम के मुताबिक रख दिया गया। तो टेंसाइल स्ट्रेस और ये कांस्टेंट का नाम है, इसी कांस्टेंट को आपने यंग्स मॉडुलस क्या देना। अगर स्ट्रेस क्या हो जाए टेंसाइल, और स्ट्रेन भी क्या हो जाए टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशियो को यंग्स मॉडुलस कहते हैं। कंसीडर ए बार ऑफ लेंथ एल नॉट, एल ओ कह रहे हैं असल में, तो एल नॉट उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी, क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ। तो कंसीडर ए लॉन्ग बार ऑफ लेंथ एल ओ या एल नॉट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, लेट एन एक्सटर्नल फोर्स। अब आपके पास एक बार थी जिसकी लेंथ एल नॉट है, आपने उसके ऊपर एक फोर्स लगा दी, एन एक्सटर्नल फोर्स एफ, ठीक है, इक्वल टू द वेट डब्ल्यू। अब आपने क्या, ये देखें, ये आपकी बार है, उसकी लेंथ क्या एल नॉट है, आपने उसके साथ एक बॉडी लटका दी जिसका वेट क्या डब्ल्यू है, उसे स्ट्रेच करेगी, खींचेगी। जैसे आपने एक तार बांधी है किसी चीज की, तार कह लो, उस तार की ओरिजिनल लेंथ क्या एल नॉट, आपने उसके साथ एक पत्थर बांध दिया, तो पत्थर उस तार को नीचे खींचेगा नहीं खींचेगा, उससे तार की लंबाई में इजाफा होगा नहीं होगा, ये वगैरह। इट स्ट्रेचेस सच दैट द स्ट्रेच्ड लेंथ बिकम्स एल। तो स्ट्रेच्ड लेंथ कितनी आ गई, एल आ गई, ठीक है। एल नॉट में कुछ इजाफा होगा ही नहीं होगा, डेल्टा एल। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रेशियो ऑफ दिस स्ट्रेस, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कांस्टेंट। बस ये है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये कहता है द रेशियो बिटवीन द टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कांस्टेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। बस ये इतना बयान करना है बॉडी के बारे में, फिर हुक्स लॉ बता देना। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड द यंग्स, ये डेफिनेशन आ गई मैथमेटिकली क्या, यंग्स मॉडुलस वाई से शो करते हैं, कैपिटल वाई से, स्ट्रेस ओवर इज अ टेंसाइल टी, स्ट्रेस मतलब टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन, लेट डेल्टा एल बी द चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड। तो स्ट्रेन किसके बराबर आ जाएगा, देन चेंज इन लेंथ क्या एल माइनस एल नॉट होगा। तो स्ट्रेस क्या आ गया, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन क्या आ जाएगा, डेल्टा एल बाय एल नॉट होता है, तो एल माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट। तो यंग्स मॉडुलस बराबर आ जाएगा, स्ट्रेस की जगह पे एफ डिवाइडेड बाय ए पुट कर देंगे,
ठीक है, ये मैंने किया। स्ट्रेस की जगह पे क्या डाल दिया, फोर्स बाय एरिया, किसका, स्ट्रेस का फार्मूला, और टेंसाइल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल नॉट डाल दिया। अब बेटा एल नॉट ऊपर फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और एरिया लेंथ के साथ। अब आपको पता है स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं होता, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही किसका यूनिट है, यंग्स मॉडुलस। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो जनाब हमने क्या किया, उल्टा के मल्टीप्लाई कर दिया। पहले एल नॉट नीचे थी ना, ये देखें, इसको ऊपर कर दिया, डेल्टा एल को नीचे कर दिया, ये ऐसे रखा। तो फोर्स मल्टीप्लाई द ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई चेंज इन लेंथ, ये आपके यंग्स मॉडुलस का फार्मूला। एस आई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई? यंग्स मॉडुलस ऑफ सम कॉमन मटेरियल्स आर गिवन इन द टेबल। अब ये आपको यहाँ पे क्या बता, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं सबसे सख्त मटेरियल कौन सा, तो कौन होगा? सबसे सख्त मटेरियल कौन सा है, देख के बताओ। डायमंड। इसका यंग्स मॉडुलस सबसे, इसकी शेप को चेंज करने के लिए 11,120 न्यूटन की फोर्स चाहिए पर मीटर स्क्वायर। अब समझ आया? और एल्यूमिनियम 91 है, ब्रास पीतल भी सख्त है, तो सबसे ज्यादा सख्त कौन निकला? डायमंड। फिर लोहा नहीं, निकल भी है नहीं, टंगस्टन भी है, और भी है 400 से ऊपर, तो टंगस्टन ज्यादा सख्त है। फिर कौन है? स्टील, निकल, आयरन नीचे है, एल्यूमिनियम 70 पे। तो ये सख्ती है। तो जिस मटेरियल की जितनी कम होगी, ये यंग्स मॉडुलस आपको चीजों की सख्ती के बारे में बताता है। ठीक है, किस चीज की शेप को या कौन सी चीज जल्दी टूट जाएगी, समझ आया? कौन सी चीज नरम होगी, कौन सी चीज सख्त होगी, तो ये यंग्स मॉडुलस है। अब आपको इलास्टिसिटी चीज का पता चल जाएगा, कौन सी मेटल लगी है, कौन सी वजनी है, और इससे पता चल जाएगा कौन सी मेटल ज्यादा सख्त और कौन सी नरम है। अभी भी समझ नहीं आया? इंजीनियर्स ये चीजें यूज करते हैं, समझ आया? इंजीनियरिंग में यही चीज समझाई जाती है, करवाई जाती है, तो इंजीनियर बन जाता है बंदा। मतलब इंजीनियर ने पता करना है, मैंने यहाँ पे कौन सी हल्की मेटल लगानी है, तो वो डेंसिटी देकर जिसकी कम होगी वो लगा देगा। और कहना नहीं जी यहाँ पे सख्त मेटल लगानी है, समझ आया? तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो ऐसी मेटल लगाएगा जिसकी क्या होगी, जिसका यंग्स मॉडुलस सबसे, जिसका इलास्टिसिटी मॉडुलस, जिसकी इलास्टिसिटी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ आया नहीं यार? तो जनाब अली ये यंग्स मॉडुलस के बारे में आपने पढ़ लिया। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसमें उन्होंने कहा स्टील रॉड वायर है 1 मीटर की, ओरिजिनल लेंथ दे दी एल नॉट, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे दिया, -5 मीटर पर सेकंड। इज स्ट्रेच्ड थ्रू 1 मिलीमीटर, ये डेल्टा एल दे दिया। स्ट्रेच्ड थ्रू मतलब उसकी लेंथ में इतना इजाफा हो गया, तो ये डेल्टा एल दे दिया आपको बाय फोर्स ऑफ, ये फोर्स दे दिया आपको। फाइंड द यंग्स मॉडुलस, भाई आपको चेंज इन लेंथ दे दिया 10 raised to the power -3 मीटर, 1 मीटर उसकी लेंथ थी। एरिया क्रॉस सेक्शन ये है, फोर्स ये है। यंग्स मॉडुलस में क्या करते हैं, स्ट्रेस निकालते हैं, फोर्स बाय एरिया, और डेल्टा एल बाय एल नॉट निकालते हैं। ये उसका फार्मूला, फोर्स पुट करें, एल नॉट को पुट करें, एरिया को पुट करें, और डेल्टा एल को पुट करें। तो सुन रहे हो? पुट किया करते कराते आखिर पे क्या आ गया, मैं करवा दूं? अल्लाह अकबर, ये लो। यंग्स मॉडुलस बराबर होगा, फोर्स कितनी थी, 10,000, एरिया क्रॉस सेक्शन कितने, बटे के नीचे आएगा ना, 10 की पावर -5, और 60 चेंज इन लेंथ 10 raised to the power -3, और ऊपर ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर, यही था। अब जनाब मेरी बात आप जरा गौर से सुन लें, -5 -3 -8 हुआ, ऊपर जाके +8 हो जाएगा, बोलते क्यों नहीं? अब इसको इससे काटूंगा तो 5000 आ जाएगा, क्लियर हो गया? अब 5000 मल्टीप्लाई 10 की पावर +8, समझ आ गया? अब 3 जीरो और ऐड कर दो, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन पर, ये यंग्स मॉडुलस। अब इसको आपने किलो न्यूटन पता नहीं क्या जिसमें भी चेंज करना कर लें, बट इन माय ओपिनियन इट इज द वैल्यू। वो समझे हो? लो भाई चैप्टर मुक गया, अब और नहीं है। इसी के साथ आज के लेक्चर क्लोज करते हैं।